जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और मैं मौजूद हूँ कैनस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर, कि जहाँ से हम कंडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लासेस। और आज हम पढ़ने लगे हैं ऑस्किलेशंस। ऑस्किलेशंस का ये हमारी ऑस्किलेशन की सीरीज रहेगी, जिसके अंदर हम ऑस्किलेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनके लिहाज से इस वीडियो सीरीज को लेकर चले, ताकि आपको ये भी आइडिया रहे कि किसी भी टॉपिक से रिलेवेंट पेपर में किस तरीके का सवाल आएगा। ठीक है जी। तो विदाउट वेस्टिंग नन, लेट्स स्टार्ट अबाउट ऑस्किलेशंस। के ऑस्किलेशन होता क्या है, हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इससे पहले हम अकाउस्टिक्स पढ़ चुके काफी डिटेल के अंदर, और हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसके ऊपर हम फिजिकल ऑप्टिक्स को पढ़ रहे थे, लेकिन बीच में पहले हम थोड़ा ऑस्किलेशंस को स्टडी करेंगे, फिर हम दोबारा से फिजिकल ऑप्टिक्स के ऊपर आएंगे वापस। तो ऑस्किलेशन में हमने पढ़ना क्या क्या है। ऑस्किलेशन में सबसे पहले हमने स्टडी करनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम क्या होती है। फिर हमने स्टडी करना है कि हुक्स लॉ क्या होता है, एसएचएम के अंदर हुक्स लॉ का रिलेशन क्या है। फिर हमने ये पढ़ना है एसएचएम कौन कौन सी बॉडी एसएचएम एग्जिबिट करती है, और एसएचएम एग्जिबिट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। फिर हमने ये देखना है कि क्या सिंपल पेंडुलम भी एसएचएम के स्टेट में रहता है, यानी सिंपल पेंडुलम की मोशन भी एसएचएम है। और फिर हम एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे कि एसएचएम के अंदर एनर्जी का बिहेवियर कैसा है, कि आइदर एनर्जी कंजर्व भी है या नहीं है। तो जी अगेन हम मौजूद है कैनस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर और फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑस्किलेशंस के अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक है एसएचएम। आज हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे एसएचएम से, यानी कि हम स्टडी करना शुरू करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पढ़ेंगे हम पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के एसएचएम क्या होती है। देखिए एसएचएम के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन है। अगर तो आप उन नेसेसरी कंडीशंस को समझ जाते हैं तो एसएचएम आपको ये आइडेंटिफाई करना कि कोई भी मोशन एसएचएम है या नहीं है, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक। अच्छा, एसएचएम को पढ़ने से पहले जरा कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमें नॉलेज रहनी चाहिए, जिसके लिए हमें पहले थोड़ा सा हुक्स लॉ को समझ लेना चाहिए कि हुक्स लॉ क्या होता है। मुमकिन है कि हुक्स लॉ आपने पहले भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन हुक्स लॉ को हम यहां पर एक दफा दोबारा देखें। अब हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ इक्विलिब्रियम पॉइंट of any body and it displaces from its equilibrium point, so the displacement, so the applied force and displacement are directly proportional to each other। क्या कह रहे हैं? When a force is applied on equilibrium point of any body and it displaces from its equilibrium point, so the applied force and the displacement are directly proportional to each other। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे समझें कि लेट्स से कि हमारे पास यहाँ एक रिजिड सपोर्ट है। रिजिड सपोर्ट का मकसद मतलब एक फिक्स्ड सपोर्ट है, यानी कि जो मूव नहीं हो सकती। एक फिक्स्ड सपोर्ट हमने यहाँ पर रखी और इसके साथ हमने एक अदद स्प्रिंग लगाया और उसके साथ हमने एक मास m अटैच कर दिया। हमने इसके साथ एक मास m अटैच कर दिया और हम इसको डिस्प्लेस करते हुए यहां ले गए और ये यहां आ गया, और ये जो डिस्टेंस इसे ट्रेवल किया, लेट्स से ये डिस्टेंस x है। तो हुक्स लॉ कहता है कि जो फोर्स आप अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके डिस्प्लेसमेंट की। जो फोर्स आप अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके डिस्प्लेसमेंट की। बहुत आसान लफ्जों में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी यहां पर स्ट्रेच होती भी आएगी उसी डायरेक्शन के अंदर, कि जिस डायरेक्शन के अंदर हम फोर्स लगा रहे हैं।
तो कितनी डिस्प्लेस होती हुई आएगी? जितनी ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे, बट अंडर द इलास्टिक लिमिट। मतलब ऐसा ना हो कि आप इसको इतना स्ट्रेच कर देंगे उसके बाद अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस ही ना जा सके, यानी कि डिस्प्लेस हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, टूट जाए। ये नहीं होना चाहिए। अंडर द इलास्टिक लिमिट आप फोर्स लगाए और इसको एक सर्टेन पॉइंट पर खींच कर ले आए, तो जितनी ज्यादा फोर्स लगी होगी उतनी दूर तक ये खिंचता हुआ आ जाएगा। तो हम वहां पर ये कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और जब हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहां पर कांस्टेंट का के आ जाता है। इस के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट इस स्प्रिंग के मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि ये स्प्रिंग किस तरीके का बना हुआ। ये तो हमने बात करी अप्लाइड फोर्स की। कौन सी फोर्स की? उस फोर्स की जो हम इस डायरेक्शन में लगा रहे थे। तो हमने बोला कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस्ड होगा जितनी इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे। लेकिन यहां पर एक फोर्स यहां पर और भी होगी। यानी कि मैं ये बोलूं कि भाई ये इस तरफ आ क्यों रहा है, तो आप बोलेंगे कि हमारी अप्लाइड फोर्स इस तरफ है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये पीछे जा क्यों रहा है, तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स है। क्या काम होता है रीस्टोरिंग फोर्स का? रीस्टोरिंग फोर्स का काम यह होता है कि वो ऑब्जेक्ट को उसी पोजीशन पर वापस लेकर आए जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट इनिशियली था। क्या काम है रीस्टोरिंग फोर्स का? कि वो ऑब्जेक्ट को उसी पोजीशन पर वापस लेकर आए कि जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट इनिशियली था, डिस्प्लेस होने से पहले जहां था वहीं पर लेकर आए। ये काम है रीस्टोरिंग फोर्स का। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स लगाता कौन है? तो ये रीस्टोरिंग फोर्स किसी भी इलास्टिक बॉडी की अपनी ओन प्रॉपर्टी है। किसी भी इलास्टिक बॉडी की बाय सेल्फ प्रॉपर्टी है रीस्टोरिंग फोर्स। यानी यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखने की जरूरत नहीं है जो इसको पीछे खींचेगा, ये खुद से ही पीछे खींचता हुआ चला जाएगा। तो हुक्स लॉ इसके बारे में बताता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी ना, जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, बट नेगेटिव के डिस्प्लेसमेंट के। क्यों? क्योंकि जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। यानी बोलूंगे कि एफ आर ई एस, या मैं इसको ऐसे करूं, यानी एफ रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? इस डायरेक्शन में। रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लग रही है? इस तरफ। तो रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसमें से यहां पर क्या आ रखा है? यहां पर माइनस का साइन लगा है। रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि यहां पर अपोजिट है, तो इस वजह से यहां पर क्या लगा रखा है हमने? माइनस का साइन। आप इसको देखें, ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है? इस तरफ। रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ? पीछे की तरफ। तो है तो एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ये यहां से आगे जाएगा उतनी ही यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगी, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिखता हूं कि एफ आर ई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव का एक्स, और एफ आर ई एस इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। ये यहां पर वही स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होगा। हुक्स लॉ बहुत आसान है। क्या कहता है हुक्स लॉ? पहले अगर आप अप्लाइड फोर्स की बात करें तो जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। जितनी ज्यादा अप्लाइड फोर्स उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम इसको यहां पर छोड़ दें, एक सर्टेन लिमिट पर स्ट्रेच करने के बाद हम इसको यहां पर छोड़ दें, तो ये वापस क्यों जाएगा? तो हम बोलेंगे एक स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स है और वो रीस्टोरिंग फोर्स उस स्प्रिंग की अपनी ओन प्रॉपर्टी है। वो रीस्टोरिंग फोर्स जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन बनाया उसमें यहां माइनस लगाया, जो अप्लाइड फोर्स का रिलेशन बनाया उसमें माइनस हमने नहीं लगाया। क्या आ रही है बात समझ में? ये हुक्स लॉ की कुछ नेसेसरी कंडीशंस है। अगर ये कंडीशंस आपको समझ में आ रही है तो हुक्स लॉ आपको समझ में आ रहा है। इतना ही है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। इसको हुक्स लॉ की अंडरस्टैंडिंग हमारे एसएचएम के लिए बहुत जरूरी है। यानी एसएचएम की कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं। जरा देखिए क्या कंडीशन है। कंडीशंस ऑफ एसएचएम, यानी अगर हम बोलेंगे ना कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टेट में, तो उस बॉडी की कुछ कंडीशंस यानी ट्रू होनी चाहिए। अगर हम बोले कि कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टेट में है तो उसकी ये वाली सारी कंडीशन जो मैं यहां लिखने लगा वो सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। जैसे पहली कंडीशन क्या है? दैट द रीस्टोरिंग फोर्स should directly proportional to the applied force.
applied should directly proportional to the displacement. Applied force कह रहे हैं, the restoring force should directly proportional to displacement, यानी कि ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन लाजमी ट्रू होनी चाहिए कि अगर वो एसएचएम के अंदर है तो। दूसरी कंडीशन, द रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक लिमिट, यानी इनर्शिया। यानी क्या मतलब कि हम बॉडी को डिस्प्लेस उतना ही करें जितनी इसकी इलास्टिक लिमिट है। कितनी रिस्टोरिंग फोर्स रहेगी? जितनी इलास्टिक लिमिट होगी। अगर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा आपने डिस्प्लेस कर दिया तो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। डिफॉर्म तो हो ही रही होगी लेकिन परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। परमानेंटली डिफॉर्म होने का मतलब ये था कि स्प्रिंग पहले जिस शेप में था उस शेप में नहीं होगा, एक दफा आपने स्ट्रेच कर दिया तो फिर वो उसी शेप में चला गया। अब हम बोलेंगे ये बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो गई है, तो ये एसएचएम के स्टेट में नहीं कहलाएगी। यानी एसएचएम के स्टेट में होने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसको इलास्टिक लिमिट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना बहुत जरूरी है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, आप इसको आसान लफ्जों में ऐसे समझें कि हम स्ट्रेच उतना ही करें जितनी अप्लाई, जितनी इलास्टिक लिमिट है, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी उतनी रहेगी जितनी इलास्टिक लिमिट है। ये वाली कंडीशन भी लाजमी ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बोथ end of the equilibrium point should be small. The displacement from both end of the equilibrium point should be small. यानी देखिए, सबसे पहले समझिए equilibrium point क्या है। जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाई, कोई आपने अप्लाइड फोर्स नहीं लगाई थी, तो ये ऑब्जेक्ट क्या यहीं पर था, तो ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट बगैर किसी फोर्स को लगाए जो इसका जहां पर ये इनिशियली मौजूद है, आप समझ लीजिए कि यही इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इक्विलिब्रियम से दोनों एंड पर जो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए वो स्मॉल ही रहनी चाहिए। क्यों? इसकी भी वजह यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी, बॉडी परमानेंटली डिस्प्लेस्ड हो जाएगी और फिर वो तो ना वाइब्रेटरी पोजीशन में रहेगा ना एसएचएम के अंदर रहेगा। यानी कि आप दोनों एंड से जो डिस्प्लेसमेंट करें ना, यानी आप ऐसा बोले कि अगर ये मेरा जो अगर मेरा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर था ओ पॉइंट पर, ये यहां से इधर जाता है ए पॉइंट पर और यहां से इधर जाता है ए नेगेटिव के पॉइंट पर। क्या यहां तक आपको नजर आ रहा है? हाँ जी, नजर आ रहा है। अगर यहां से ए पॉइंट पर जाता है और यहां से ए नेगेटिव पॉइंट पर जाता है तो ये दोनों ही डिस्प्लेसमेंट, अच्छा देखें, आप तो एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे, इसके नतीजे में ऐसे पीछे की तरफ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। अगर आप इस स्पेसिमेन को यहां पर लाकर छोड़ेंगे तो यहां पर आगे थोड़ी जाएगा, ये यहां से दोबारा पीछे जाएगा, फिर यहां से आगे आएगा, फिर यहां पर आगे रुकेगा। जब तक एनर्जी है तब तक मोशन के स्टेट में रहेगा। तो मैंने बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी अगर मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से दोनों एंड पर, ये पॉजिटिव ए पर भी और ये नेगेटिव ए पर भी, दोनों साइड पर जो डिस्प्लेसमेंट रहे उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। वजह यह है कि अगर मैग्नीट्यूड दोनों साइड पर बहुत ज्यादा हुआ तो हो सकता है कि बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए और फिर वो एसएचएम के स्टेट में ना रहे। तो एसएचएम के स्टेट में रहने के लिए दोनों साइड से डिस्प्लेसमेंट कम रहनी चाहिए। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? अगला पॉइंट है दैट द बॉडी मस्ट फॉलो हुक्स लॉ। यानी कि F इज इक्वल टू माइनस के, यानी अगर कोई बॉडी एसएचएम के स्टेट में है तो वहां पर हुक्स लॉ लाजमी एप्लीकेबल होगा। अगर कोई बॉडी हुक्स लॉ के स्टेट में है तो वहां पर अगर कोई बॉडी एसएचएम के स्टेट में है तो वहां पर हुक्स लॉ लाजमी एप्लीकेबल होगा। बात समझ रहे हैं? यानी ये वाली कंडीशन लाजमी ट्रू होनी चाहिए एसएचएम के स्टेट में होने के लिए। आसान सी बात। और पांचवा पॉइंट, दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस कर दी गई
तो एक्सेलरेशन बॉडी, रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी को इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराने की कोशिश करेगी। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि अगर बॉडी डिस्प्लेस्ड होकर यहां गई है ना, तो रीस्टोरिंग फोर्स, जो हमारी रीस्टोरिंग फोर्स होगी, वो बॉडी को, रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन तो इस तरफ है, रीस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराने की कोशिश करेगी। क्या बोल रहा हूं मैं कि ये डिस्प्लेसमेंट हुई, तो रीस्टोरिंग फोर्स से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी वो बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराने की कोशिश करेगी। कितना एक्सेलरेट कराने की कोशिश करेगी अपोजिट डायरेक्शन में? जितना आपने उस तरफ डिस्प्लेस किया होगा। ये माइनस का साइन एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई देखिए ये तो थ्योरेटिकल बात है ना, इसकी भी हम फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, बट मेजरली जब भी हम किसी बॉडी को एसएचएम प्रूफ करने जाएंगे, हम इस ही कंडीशन को प्रूफ कर रहे हैं कि उस बॉडी की एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक्ट कर रही है। यानी रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट है, तो उस रीस्टोरिंग फोर्स से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो इस तरफ होने वाली डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, तो इस तरफ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? जिस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस्ड हुई है, जितना ज्यादा ये इस तरफ डिस्प्लेस्ड होगी उतना ज्यादा इस तरफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। क्या यहां तक कि आपको बात समझ में आ रही है? क्या कंडीशन हमने बोली? रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव के साइन के साथ। रीस्टोरिंग फोर्स इलास्टिक लिमिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इतना ज्यादा डिस्प्लेस कर दें कि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ही ना आए। द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बोथ एंड ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट शुड बी स्मॉल। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इलास्टिसिटी की ही वजह है। बॉडी मस्ट फॉलो हुक्स लॉ, बॉडी लाजमी हुक्स लॉ फॉलो कर रही हो और उसकी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एंड टुवर्ड दी मीन पोजीशन। किस तरफ एक्ट करे एक्सेलरेशन? टुवर्ड दी मीन पोजीशन। बॉडी को कितना लाने की कोशिश करे? मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो इसको पॉज करें और इसको कॉपी करें। पॉज करें और कॉपी कर दें, मिटा दें। क्या हो गया यहां तक? चले जी, बहुत बहुत पॉज करें, कॉपी कर लें। थोड़ा थोड़ा सीरियस पढ़ाई होगी, रमजान चल रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान देना है। पेपर बिल्कुल रमजान के बाद रखे हुए हैं। क्या कहानी है? ये सारी कंडीशन ट्रू हो रही होंगी तो एसएचएम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। पांचों कंडीशन जो चेक कर लेंगे हो जाएगा। चलो लेट्स चेक कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम एग्जिबिट करता ही नहीं करता। स्प्रिंग मास सिस्टम को चेक करते हैं कि ये एसएचएम एग्जिबिट करता है या नहीं है। बहुत कैसे करेंगे? आओ एक डायग्राम बनाएं। यहां पर हम देंगे एक अदद रिजिड बॉडी मान दिया, दीवार लगा लो, दीवार से हमने एक स्प्रिंग लगाया दीवार के साथ, एक स्प्रिंग लगाया हमने दीवार के साथ और हमने बोला कि ये जो हमारा स्प्रिंग है इसके साथ हमने एक अदद मास m जोड़ दिया, ठीक है, और हम इसको डिस्प्लेस कराकर x डिस्टेंस पर यहां ले गए और इस वक्त ये बॉडी यहां मौजूद है। तो हमने क्या बोलना है? अभी हम पीछे पढ़कर आए कि जो हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम होगा उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स बराबर होगी किसके? नेगेटिव ऑफ के एक्स के। क्या ऐसा ही है? रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगी? नेगेटिव ऑफ के एक्स। तो अब मैं यहां पर ये बोलूं कि भाई ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है इससे प्रोड्यूस होने वाली जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी होगी? भाई ये रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ एक्ट कर रही? ये रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही, कितनी होगी ये रीस्टोरिंग फोर्स? यकीनन ये रीस्टोरिंग फोर्स होगी कितनी? ये रीस्टोरिंग फोर्स होगी कितनी? ये रीस्टोरिंग फोर्स होगी यकीनन ma के बराबर। कितनी होगी ये रीस्टोरिंग फोर्स? तकरीबन ये रीस्टोरिंग फोर्स बराबर होगी ma की। और ये कौन सी एक्सेलरेशन होगी? ये वो एक्सेलरेशन होगी जो इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। इसी एक्सेलरेशन की बात हो रही है, यही वाली एक्सेलरेशन। रीस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी? ma। और एक्सेलरेशन कौन सी होगी? जो डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन है। ये देखो ना, ये एक्सेलरेशन जो है ये बॉडी को किस तरफ लाना चाह रही है? एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन, यानी बॉडी को हम डिस्प्लेस करके उधर लेकर जा रहे हैं अंडर इलास्टिक लिमिट। बट रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ एक्सेलरेट कराना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में। रीस्टोरिंग फोर्स चाह रही है कि इसको मैं खींचकर पीछे लेकर आऊं मीन पोजीशन की तरफ। क्या ठीक यहां तक की बात? तो बोलूंगा कि यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स कितनी है?
यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स है तकरीबन ma के बराबर, तो मैं यहां रीस्टोरिंग फोर्स की बजाय क्या रख सकता हूं, ma। ऐसा रख सकता हूं, नहीं रख सकता। रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर, ma के बराबर, यहां मैंने रख दिया। अब यहां पर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव का k बाय m इंटू एक्स, और इसको मैं ऐसा बोलूं कि ये जो k बाय m है इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, तो मैं बोलूंगा ये जो मेरा पूरा k बाय m है, ये पूरा k बाय m ही कांस्टेंट है। क्यों है, k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड मास इज द मास ऑफ दिस बॉडी। मास तो नहीं बदलने वाला, तो मैं स्ट्रेच करके कितनी दफा यहां लेकर आओ, मास फिक्स रहेगा और स्प्रिंग कांस्टेंट के भी फिक्स रहेगा, तो इन दोनों को ही हम कांस्टेंट कह सकते हैं। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस पूरी वैल्यू को हटाएं और यहां पर क्या लगा लें, यहां पर आप लगा लें कांस्टेंट टाइम x, और जब आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी हटते तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हटते प्रोपोर्शनलिटी आती है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने आपको बताया कि अगर कंडीशन ये कहीं बन जाए, इसका मतलब है बॉडी एग्जिबिट एसएचएम। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो एक स्प्रिंग मास सिस्टम है वो भी एसएचएम के स्टेट में ही होता है, क्योंकि एसएचएम के लिए ये कंडीशन ट्रू होना जरूरी थी और ये वाली कंडीशन यहां पर ट्रू भी हो रही है। तो यानी एक स्प्रिंग मास सिस्टम कौन सी मोशन में होता है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टेट में होता है। ये हमने बड़ी आसानी से बात करी, हमने बड़ी आसानी से प्रूव किया कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम की मोशन कैसी है, तो हमने बना दिया कि भाई एक स्प्रिंग मास सिस्टम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या समझ में आ रहा है यहां तक? कॉपी करेंगे इसको जल्दी से। चलें जी, कर लिया कॉपी, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो हमें समझ में आया कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम अगर हमारे पास रहे तो वो एसएचएम के स्टेट में होता है, यानी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिबिट करता है। ठीक है जी, और ये सारी नेसेसरी कंडीशन एसएचएम के लिए, इसको भी हम याद रखेंगे। ठीक है ना, हुक्स लॉ फॉलो होना चाहिए और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ये सारी कंडीशन लाजमी ट्रू होनी चाहिए। आओ ग्राफिकली समझें कि हम एसएचएम में फॉर्मुलेशन किस तरीके से करते हैं और हम किस बारे में बात करते हैं। ठीक, चलिए अब देखो, अगर तो मैं अपनी जिस अभी मैं स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करूं, तो मैं स्प्रिंग मास सिस्टम को ही लूं और उसको मैं ग्राफ पर ड्रॉ करूं, यानी उसको मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कंसीडर करूं, तो बोलूंगा कि यहां पर मास लग रखा था, मान लो कि मैं इसको डिस्प्लेस करके यहां पे लेके आऊं, ये डिस्टेंस x है मेरे पास। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है, ये डिस्टेंस मेरे पास x है, और इस मोशन को मैं अगर ग्राफ पर बनाना चाहूं तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मुलेशन करनी है। इस तरीके से हमने इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करना है। जैसे सबसे पहले हमें पता है कि ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक, अब मैं इसको यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन में कैसे कंसीडर करूं। देखो, मान लो कि इस वक्त अगर यहां पर, लेट्स से कि इस वक्त मैं अगर यहां पर हूं और मैं यहां पर एक अदद सर्कल बना लूं, अगर मैं यहां पर एक अदद सर्कल बना लूं और मैं अपनी हर एक मोशन को इस सर्कल पर बनाने की कोशिश करूं, तो जरा यहां गौर से देखिएगा। मैं कहता हूं कि लेट्स से ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है। ठीक है, लेट्स से ये मेरे पास मेरा ए पॉइंट, और जो इसका लोअर नेगेटिव होगा, यानी यहां मैं इसको बना, तो ये मेरा मेन पोजीशन, यहां से ये ए और यहां से ये बी। ठीक है, और बीच में मेरा मेन पोजीशन, मैं इस वक्त इस ए पोजीशन के ऊपर हूं। अब अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं अपनी बॉडी को मूव कराकर यहां पर लेकर आता हूं, मेरी एक साइकिल कब कंप्लीट होगी, अगर मैं बात करूं मेरी एक साइकिल, एक मोशन कब कंप्लीट होगी, तो बोलूंगा कि मेरी बॉडी यहां से इधर आए, यहां से इधर आए, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां जाए, तो ये मेरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही होगा कि यहां से शुरू होकर दोबारा यहीं पर आ जाए, तो ये मेरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। यकीनन ये मेरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं कहता हूं कि लेट्स से कि मेरी बॉडी यहां से यहां तक आने में भी, फॉर एग्जांपल अगर इस पूरी मोशन का टाइम t है, तो और समझिएगा, अगर टोटल टाइम इस पूरी मोशन का t है, तो मुझे आधे टाइम में यहां और अगले आधे टाइम में दोबारा यहां आ जाना चाहिए। तो अगर मैं ये निकालूं कि यहां तक पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगेगा, तो यहां तक पहुंचने में मुझे टाइम लगेगा t/4, यहां तक पहुंचने में लगेगा t/2, फिर यहां तक पहुंचने में लग जाएगा पूरा t। ऐसे ही होगा।
मतलब ये आधा, तो यहां तक पहुंचने में तो आधे का भी आधा टाइम लगेगा। ये मेरा क्या रहने वाला है, ये मेरा एक्स वाई एक्सिस, यहां तक पहुंचने में तो मुझे फर्दर t/4 टाइम, इधर से इधर आने में t/4, इधर से इधर आने में t/4, फिर t/4, फिर t/4। टाइम को आप 4 हिस्सों में तोड़ देंगे ना और दोबारा ऐड कर लेंगे तो 80 टाइम बन जाएगा। तो मैं कहता हूं कि मेरी बॉडी यहां से यहां तक आने में t/4 टाइम लगाती है, इधर आ जाती है। ये मेरी कौन सा पॉइंट है, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये कौन सा मेरा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ऐसा ही है ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं और मेरी बॉडी यहां पर डिस्प्लेस होकर आती है, तो कुछ बातों को जरा आपने कंसीडर करना है। सबसे पहले तो लेट से, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, लेट से, चलो एक काम करते हैं, जरा एक बात मेरी सुनना। देखो अभी मेरी बॉडी, जरूरी तो नहीं मेरी बॉडी एक्सट्रीम और मीन पोजीशन पर ही रहे, हो सकता है मेरी बॉडी एक्सट्रीम और मीन के कहीं बीच में हो सकता है कि मेरी बॉडी यहां हो सकता है मेरी बॉडी स्टैंड यहां, और इसकी जो प्रोजेक्शन हो, इस पॉइंट, इसको मैं पॉइंट P मार्क करता हूं, और इसकी जो प्रोजेक्शन हो सकता है वो यहां पर, इधर Q पॉइंट, इसकी जो प्रोजेक्शन हो वो कहां हो, इधर Q पॉइंट पर। तो अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास लेट से यहां तक का डिस्टेंस x0 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, अगर मैं ऐसा बोलूं, तो आपको ये बात कैसे समझ में आएगी? आपको ये बात ऐसे समझ में आएगी कि आप ऐसा तस्वीर करें कि अभी मेरा ये पॉइंट यहां पर, अभी मेरा पॉइंट कहां पर है। एक और सर्कल बना लूं, एक सर्कल यहां बना लूं, कहां बना, यहां बना लूं, एक सर्कल जरा यहां और से देखो, एक और सर्कल बनाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पॉइंट्स को हमें कैसे समझना है, हमें क्या बताना चाह रहे हैं। बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता कि इसमें क्या हो रहा है। ये बहुत आसान है। ये देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। अभी मैंने क्या बोला था कि मेरा पॉइंट यहां पर, मैं कहता हूं लेट से मेरा पॉइंट यहां नहीं है, यही है। अगर मेरा पॉइंट यही है तो ये मेरा कौन सी पोजीशन थी, ए पोजीशन। इस पॉइंट पर मेरा x और x0 बराबर होता है। इस पॉइंट पर जब मैंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, तो यहां पर मेरा x और x0 हमेशा क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। क्या आ रही है बात समझ में? क्योंकि ये x है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, x क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यहां पर तो ये बराबर होंगे। आप ये समझिए कि मीन पोजीशन से मैं कितना दूर हूं, मीन पोजीशन से मैं कितना दूर हूं, ये x कहलाता है। अब अगर मैं यहां आ जाऊं इस पॉइंट पर, तो फिर मैं मेन पोजीशन से इतना दूर हूं, ये डिस्टेंस है मेरा मेन पोजीशन से, ये वाला, और ये x0। आ रही है बात समझिए? यहां पर x और x0 बराबर नहीं होंगे। अगर तो मैं यहीं पर हूं, इस पॉइंट पर, यहां पर, तो इस पॉइंट पर x और x0 हमेशा आपको बराबर देखने को मिलेंगे, और x और x0 आपको हमेशा बराबर देखने को मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन तो अब जरा तसव्वुर करिएगा कि अगर मैं यहां से आगे बढ़ते बढ़ते यहां आ जाऊंगी, x कौन सा वाला डिस्टेंस है, x मेरा ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस x है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर यहां ले आऊं पॉइंट, तो मेरा x का डिस्टेंस ये रह जाएगा, ये वाला डिस्टेंस x का डिस्टेंस हो जाएगा। मैं पॉइंट को बढ़ाकर यहां ले आऊं और इसकी प्रोजेक्शन इधर करूं और इसको यहां बनाऊं, तो मेरा x का डिस्टेंस सिर्फ फिर मेरे पास ये रह जाएगा। और मैं पॉइंट को यहां ले आऊं तो यहां पर तो मेरा x 0 हो जाएगा, यहां पर तो मेरा x 0 हो जाएगा। कुछ आ रही है बात समझ में? अरे एक्स का ही खेल है सारा, मुश्किल नहीं है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही देखनी है, ये तो ग्राफ पर बना रहे हैं, तो हमने तो इसी मोशन को देखना है ना, हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को देखना है, एक्स को। अभी देखो, अभी समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं कि जब तुम यहां पहुंचे, तुम यहां आ गए अपने मेन पोजीशन पर, मैंने तो बोला था ये तुम्हारा मेन पोजीशन है। जब तुम मूव करते करते यहां पहुंचे तो मेन पोजीशन पर आ गए। अब मुझे बताओ, मैं तो मेन पोजीशन पर हो, तो मेन पोजीशन से कितना दूर, कुछ भी दूर नहीं हो मेन पोजीशन से, तो यहां पर एक्स कितना होना चाहिए, 0। यही तो हम ग्राफ पर कह रहे हैं। तो मेन पोजीशन से कितना दूर हो, कुछ भी दूर नहीं हो, तो मेन पोजीशन से 0 पर हो। लेकिन फिर तुम एक काम करोगे, तुम t/4 में, अगले t/4 में तुम यहां आ जाओगे, इधर से मूव करो और इधर आ जाओगे। तुम कहां आ जाओगे, इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर आ जाओगे इधर। फिर दोबारा तुम वापस जाते में इधर से गुजरोगे, ये तुम्हारा मेन पॉइंट, इधर से x0, और फिर दोबारा तुम यहां आ जाओगे इस पॉइंट, ये तुम्हारी एक साइकिल होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं आपके लिए इसको बहुत सिंपल करने लगा। मैं आपको ये कह देता हूं कि एट एक्सट्रीम पॉइंट, एट एक्सट्रीम पॉइंट x और x0 जो हम ग्राफ पर बना रहे हैं, ये दोनों बराबर होंगे, वो मैंने आपको वहां बना के दिखाया। और एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन x जो होगा वो 0 रहेगा, x जो रहेगा वो
जीरो आएगा। हमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को ही देखना है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमारी ग्राफ की डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग मास सिस्टम की। हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल मोशन को देखना है, इसको देखना है। प्रोजेक्शन की मोशन को देखेंगे आप हमेशा। आप किसको देखेंगे? इस प्रोजेक्शन की मोशन को देखना है। ये प्रोजेक्शन की मोशन हमारे इस स्प्रिंग की मोशन कुछ आ रही है, बात समझ में? ये प्रोजेक्शन, ये क्यू जो ऐसे मूव करेगा, अरे देखो जब तुम इस पॉइंट को यहां मार्क करोगे तो क्यू यहां आ जाएगा, फिर ये क्यू यहां आ जाएगा, फिर क्यू यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। इस क्यू की मोशन तुम्हारे इस स्प्रिंग की मोशन है। आ रही है बात समझ में? अब समझ में आ रहा है कि इस मोशन को, एसएचएम को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। T/4 में यहां, फिर T/4 में यहां, फिर T/4 में यहां। अगर तुम चारों T/4 का ऐड करो तो T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 दैट विल बिकेम 4T/4, देन 4 से 4 कैंसिल। टोटल टाइम जो इस पूरी साइकिल में लगा वो निकल कर आएगा, नहीं आएगा? अच्छा तुम इसको, इस T/4 और इस T/4 को ऐड करो तो T/4 प्लस T/4 इज इक्वल टू 2T/4 विच इज इक्वल टू T/2। यानी बिल्कुल सही है कि यहां से यहां तक जाने में आधा टाइम, फिर यहां से आने में फर्दर आधा टाइम, और फिर अगर पूरा कर दो तो पूरा एक टाइम। क्या आ रहा है ये बात समझ? हमने इसको देखना है, इस प्रोजेक्शन की मोशन। ग्राफिकली अगर आप एसएचएम को समझना चाहते हैं तो आप इस प्रोजेक्शन की मोशन को देखें। अगर ये प्रोजेक्शन की मोशन आपको समझ में आ रही है तो फिर आप समझ जाएंगे। देखिए मैं आपके लिए इतना आसान कर दूं इसको, ये स्प्रिंग की मोशन, ये प्रोजेक्शन की मोशन है, बस इतनी सी बात। ये अगर एक्सट्रीम पॉइंट पर है तो ये यहां है, एक्स 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 बराबर, ये यहां पर है तो x0। क्या ठीक होगा यहां तक की बात? इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं। इसको अगर हम ग्राफ पर इस टाइम प्लॉट करना चाहें तो हम इसको ग्राफ पर किस तरीके से प्लॉट करेंगे, जरा यहां देखें। मैं बात करने लगा हूं इस टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मैं यहां बात करने लगा हूं। ये एसएचएम को हम ग्राफिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फॉर्मुलेशंस करेंगे। देखिए इस टाइम मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर है? इस टाइम मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है, ए पर। इधर है ना मेरा ऑब्जेक्ट, इधर ए पर, इधर जहां पर x और x0 बराबर थे, यहां पर x और x0 बराबर, यहां पर x0, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 हो जाता है यहां पर मीन पोजीशन पर, ये मेरा मीन पोजीशन। तो अगर इस ग्राफ को बनाऊं तो इस टाइम मेरा ऑब्जेक्ट अपनी कहां पर है? डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो यहां पर मैं रख लूं डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर मैं रख लूं टाइम। तो मैं इस ग्राफ को कैसे बनाऊंगा? बोलूंगा इस वक्त मैं अपने मैक्सिमम पॉइंट पर हूं, अभी मैं अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से मैं आऊंगा कहां पर? यहां से मैं आऊंगा अपनी मीन पोजीशन पर। ये जब मैं इस तरीके से आऊंगा तो मैं यहां पर अपनी मीन पोजीशन पर आ जाऊंगा, ठीक। और फिर जब यहां से मैं इस तरीके से नीचे की तरफ जाऊंगा और लोअर मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचूंगा। जरा और समझना है आपने इस बात को, ये ग्राफ कैसे बनना है। जब मैं देखें, जब मैं यहां पर आया तो मैं इस पॉइंट पर आ गया था, ये वाला पॉइंट मेरा, जब मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट 0 था। उसके बाद यहां पर मैं लोअर मैक्सिमम पर आया, यानी यहां पर मैं किधर आ गया? जहां से मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं, जहां से मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं, ये मेरा बी पॉइंट है। और बी पॉइंट के बाद दोबारा मैं अपने मीन पोजीशन पर आऊंगा, तो ये दोबारा मैं आ गया अपने मीन पोजीशन पर। और मीन पोजीशन दोबारा मैं कहां जाऊंगा? दोबारा मीन पोजीशन से मैं जाऊंगा इस ए पर। कहां जाऊंगा दोबारा? मैं इस ए पर। कुछ आ रही है बात समझ में? ए से मीन पोजीशन को x0, ये भी x0, और फिर दोबारा अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर मैं यहां पर पहुंचूंगा। अब अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूं, देखो मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए। मुझे कौन सी डिस्प्लेसमेंट चाहिए? ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ पर सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया ना कैसे सर्कुलर मोशन में बना है। मुझे ये चाहिए, x कैसे निकालूं? x कौन सा, ये डिस्टेंस कैसे निकालूं? ठीक, तो आओ जरा, अगर तुम्हें ये सारी बातें क्लियर है तो तुम ये देखो कि अगर मुझे ये x डिस्टेंस निकालना, अब अच्छा बहुत सारे लोगों का सवाल, ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस x0, ये फिक्स डिस्टेंस है, तुम समझ लो ये क्या है? ये फिक्स डिस्टेंस है। इस x के कंपैरिजन में, x0 के कंपैरिजन में कितना डिस्टेंस x ट्रेवल कर रहा है। बार हमें इस x की वैल्यू चाहिए। अच्छा तुम्हें मैं ऐसे बताता हूं, लेट्स से x0 इज अ फिक्स्ड, लेट्स से कि एक्सट्रीम पॉइंट तक मैं 4 मीटर तक ही जा सकता हूं। लेकिन अब मैंने बोला भी ये x0 तो फिक्स्ड है 4 मीटर, बट हो सकता है मैं 4 मीटर तय ना करूं, मैं 2 मीटर तय करूं। मीटर में बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, मैं सेंटीमीटर कर लूं। 4 मीटर की मेरे पास x0 फिक्स्ड है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4 सेंटीमीटर की। तो अगर मैंने मैक्सिमम डिस्प्लेस कर दिया तो वहां पर मेरा x x0 के बराबर हो गया। मैं जो मूवमेंट करा रहा हूं ना वो x है, जो फिक्स्ड है वो x0 है, रेडियस फिक्स्ड है। तो अगर मैं 4 सेंटीमीटर तक ही स्ट्रेच करके ले आऊं तो वहां x0 के बराबर। लेकिन अभी अगर कहीं मैं एक्सट्रीम पॉइंट से पीछे हूं तो वहां पर मेरा x मेरे x0 से कम रहने वाला है। क्या बोला मैंने? वहां पर मेरा x मेरे x0 से
कम रहने वाला है। क्या समझ में आ रहा है? एक्स और एक्स नॉट का फर्क क्या है? एक्स नॉट इज अ फिक्स्ड वैल्यू कि इतना एक्सट्रीम डिस्टेंस हो सकता है। एक्स वो जो हम मूव कर रहे हैं, अगर एक्सट्रीम तक हम भी पहुंच गए तो वहां एक्स और एक्स नॉट बराबर। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम से पहले हैं तो सकते हैं हम 4 मीटर से 4 सेंटीमीटर से पहले हो, 3 सेंटीमीटर पर हो, 2 सेंटीमीटर पर। क्या आ रही है बात समझ में? यहां पर अब मैं निकालूं कि मेरी बॉडी हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस तय करेगी। दिस इज वेरी सिंपल। मैं इसको बोलूं कि ये बेस या हाइपोटेनियस, अगर मैं इस पर कॉस थीटा लगाऊं तो आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन hypotenuse के। So cos theta is equals to what is base? Base is x and what is hypotenuse? Hypotenuse is x naught. Then x naught यहां पर multiply हो जाएगा, यहां क्या लिखेंगे? x naught into cos theta is equals to x. Then x is equals to x naught cos theta. और आप लोगों ने रोटेटरी एंड सर्कुलेटरी मोशन पढ़ा है तो आपको पता है थीटा इज इक्वल्स टू wt। तो मैं यहां थीटा के बजाय क्या रख दूंगा? x naught टाइम cos wt। यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन, रोटेटरी एंड सर्कुलेटरी मोशन, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4। थीटा इज इक्वल टू wt। यहां पर ऑब्जेक्ट, अब आप इसको देखो, इसको मैं पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी, इस ही मोशन को हमने यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन में कंसीडर किया है और हमने बताया भी है ये कैसे कैसे हमने बनाया। इसी मोशन को हमने यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन में कंसीडर किया है। अरे तुम सोचो ना, ऐसे कर सकते हैं ना कि हम एक व्हील लें गोल सा, और उसके ऊपर एक पिन रखें और सामने एक स्क्रीन रखें और फिर इसको यहां घुमाना शुरू करें। तो स्क्रीन पर क्या हो रहा होगा? ये क्यों ऐसे घूमता होगा? तो स्क्रीन पर ऐसे घूमता हुआ थोड़ी नजर आ रहा होगा। स्क्रीन पर तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जाता हुआ नजर आएगा। यानी स्क्रीन पर जो प्रोजेक्शन नजर आ रही होगी वो तो तुम्हें कंटिन्यूअसली लीनियर मोशन में नजर आ रही होगी, जबकि प्रैक्टिकली ऐसे घूम रहा होगा। लेकिन तुम्हें स्क्रीन पर कैसा नजर आ रहा होगा? कभी ऐसे जाता हुआ, कभी ऐसे जाता हुआ, कभी ऐसे जाता हुआ, कभी ऐसे जाता हुआ, लीनियर मोशन। तो हर लीनियर मोशन को जो कि एसएचएम के अंदर हो, उसको हम ग्राफ पर सर्कुलेटरी मोशन में बना सकते हैं। हमें चाहिए, हमारा रास्ता तो किससे है? लीनियर मोशन से कि एक्स कितना मूव हुआ, एक्स कितना मूव हुआ। तो एक्स का फॉर्मूला हमने क्या बनाया? एक्स नॉट कॉस wt। क्या यहां तक की बात समझ में आई है? इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। कॉपी करो इसको जल्दी से। क्या मिटा दें? हो गया। तो हमने कैलकुलेट कर ली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हमारी बॉडी हॉरिजॉन्टली कितने डिस्प्लेस हो रही है? x इज इक्वल टू x नॉट cos w। क्या x और x नॉट समझ में आ रहा है? x और x नॉट में क्या फर्क है? x नॉट इज अ फिक्स्ड एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट। बॉडी कितना एक्सट्रीमली डिस्प्लेस हो सकती है? फिक्स्ड वैल्यू। अब हम उस एक्सट्रीम वैल्यू के कितना करीब हैं, या क्या हम उस एक्सट्रीम वैल्यू पर ही हैं? ये x है। आ रही है बात समझ में भाई? इसको थोड़ा सा फील करो। इसको तुम थियोरेटिकली पढ़ोगे ना तो रटते रह जाओगे बेटा। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई तो फिर ये काम तुम्हारा खुद से 10 फॉर्मुलेशन तुम कर लोगे, फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। मिटा दे। देखो मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, मैं उसको मिटाऊंगा। मुझे इसी ग्राफ के थ्रू तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी समझाना है। तो ये देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्या कहानी है? कहानी अब की बार यह है कि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, कैसे? जरा यहां गौर से देखिएगा। मुझे बताओ इस वक्त ये ग्राफ बना जब मेरी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। जब मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम। तो उस टाइम मेरी वेलोसिटी क्या होगी? यहां पर आकर मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा? यहां पर आकर मेरा ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ऐसे ही होगा। जब तुम इसको मैक्सिमम डिस्प्लेस कर दोगे ना, मतलब तुमने खींच दिया पूरा, यहां तक खींच के लिया है। अब ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अब मोशन में नहीं है, तो अब वेलोसिटी कितनी है? 0। लेकिन अगर तुम छोड़ो तो क्या हो? बहुत तेजी के साथ अपने मीन पोजीशन को क्रॉस करे, यहां जाकर फिर वापस आए, ऐसा ही होगा। मतलब देखो, यहां से जा रहा है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां होगी? सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहां होगी। यहां पे जाते फिर वेलोसिटी कम होने लगेगी, फिर सबसे वेलोसिटी यहां पे आ जाते वेलोसिटी फिर कम होने लगेगी। बात समझ रहे हो? वेलोसिटी मीन पोजीशन पर सबसे ज्यादा, एक्सट्रीम पोजीशन पर सबसे कम। अरे यही तो समझना है। एक्सट्रीम पॉइंट पर देखो क्या लिखा हुआ है,
एक्सट्रीम पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो। यहां पर देखो वेलोसिटी की बात अगर करें हम, तो एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी क्या होगी एक्सट्रीम पॉइंट पर, सॉरी वेलोसिटी एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या होगी, जीरो। और मीन पॉइंट पर क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम। क्या रहेगी वेलोसिटी यहां पर, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो रहने वाली है मेरी वेलोसिटी। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो जरा गौर से देखना है, इसका ग्राफ अगर बनाऊं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो कैसे बनाऊंगा मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं बोलूंगा कि देखो जब ये एक्सट्रीम पर था तो ये जीरो पर था, यानी ए पॉइंट को मैं कैसे बनाऊंगा, देखो ए पॉइंट था एक्सट्रीम पॉइंट, यहां ले आओ ए पॉइंट को, क्यों, जब ये अपने मैक्सिमम पर है तो वेलोसिटी का ये तो जीरो पर है, ऐसा ही है। अब होगा क्या, सुनना मेरी बात, जब वेलोसिटी अभी मैक्सिमम से, जीरो से, जब आपकी डिस्प्लेसमेंट ये जब मीन पोजीशन में पहुंचेगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अपने जीरो पर, ये कहां पहुंच जाएगा अपने मैक्सिमम पर। आ रही है कुछ बात समझ में, जैसे ही मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट पहुंची तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम। फिर क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी मैक्सिमम, ये आ गया बी पॉइंट। फिर क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगी फिर मैक्सिमम, और डिस्प्लेसमेंट फिर क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी फिर जीरो। आ रही है बात समझ में, ये देखो वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर वेलोसिटी जीरो। और इन पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अपोजिट है। मेरे तो समझ लो कि जब ये वेलोसिटी अपने जीरो पर खड़ी है ना तो डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्सिमम पे खड़ा है। जब वेलोसिटी अपने जीरो पर खड़ी है तो डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्सिमम पे खड़ा है। जब वेलोसिटी अपने मैक्सिमम पर आई तो डिस्प्लेसमेंट अपने जीरो पर आ गया। जब डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्सिमम पर आया तो वेलोसिटी अपने, जब डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्सिमम पर आया तो वेलोसिटी अपने जीरो पर आ गई। क्या समझ रहे हो, इसको हम कहते हैं 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। क्या कहते हैं, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले में 90 डिग्री पीछे चल रही है। दोनों वेज मैंने तुम्हारे सामने बताई कि जब डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्सिमम पर है, जब डिस्प्लेसमेंट अपने मैक्सिमम पर है तो वेलोसिटी जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट अपने जीरो पर तो वेलोसिटी मैक्सिमम। कुछ आ रही है बात समझ में, जब ये जीरो पर, डिस्प्लेसमेंट जीरो, मैक्सिमम पर वेलोसिटी जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो पर वेलोसिटी मैक्सिमम, मीन पोजीशन से सबसे तेज गुजरेगा। एक्सट्रीम पॉइंट पर तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। आ रही है कुछ बात समझ में। सो द थिंग इज कि हम यहां पर बोलेंगे कि हमारे पास वेलोसिटी इज 90 डिग्री यानी π/2 रेडियंस आउट फेज टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी 90 डिग्री आउट फेज चल रही होगी, वेलोसिटी आउट फेज चल रही होगी 90 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले में। क्या आ रही है बात समझ में, इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है, इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं। क्या समझ में आया, वेलोसिटी 90 डिग्री आउट फेज डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले। अब बचता है कौन, अब बचता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। चलो जी मिटा दें, क्या हो गया, क्या हो गया है, मिटा दें, डिस्प्लेसमेंट मिटा दें, वेलोसिटी लिखा रहने दें, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। अरे आसान सी बात है, मुश्किल नहीं। वेलोसिटी 90 डिग्री आउट फेज डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले में, बात करें किसकी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो हम बात करने लगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर आओ जरा, अब हम बनाएंगे ग्राफ किसका, एक्सेलरेशन और टाइम का। जरा यहां समझे होगा क्या, तुम मुझे खुद बताओ। जब एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट पर होगी तो ऐसे चलना में क्या पड़ा, एक्सेलरेशन इसको किधर ला रही होगी, बिल्कुल लोअर मैक्सिमम। एक्सेलरेशन को किस तरफ ला रही होगी, बिल्कुल लोअर मैक्सिमम पर। ये देखो ना, क्या हमने क्या लिखा था, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का एक्स, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट यहां है तो एक्सेलरेशन तो यहां होगी, बिल्कुल अपोजिट। ऐसे ही होगा ना,
बॉडी रीस्टोरिंग फोर्स, बॉडी को रीस्टोर में कहां लाना चाह रही होगी? बिल्कुल पीछे। ऐसा ही तो हो रहा होगा, एक्सेलरेशन टुवर्ड द मीन पोजीशन तो होगी, बिल्कुल इसके पीछे लाना चाह रही होगी। यानी वो यहां से जितना दूर जाएगा यहां से इतना पीछे लाएगा। यानी ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इधर आगे जाता, ये इसको ये इधर आगे बढ़ता है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट इधर आगे बढ़ता, एक्सेलरेशन इसको इधर पीछे लाता। कितने डिग्री का डिफरेंस लगता है? बेसिक मैथ, कितने डिग्री का डिफरेंस लगता है? 180 डिग्री का डिफरेंस। कितना है? 180 डिग्री का डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले में। जैसे वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में 90 डिग्री का डिफरेंस था, वैसे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, बट एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। क्यों? जब वो बिल्कुल यहां दूर जाएगा, इसको इधर पीछे लेकर आएगी, दोनों की डायरेक्शन कंप्लीटली अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन कंप्लीटली अपोजिट है। यानी जब इसका हम ग्राफ बनाना चाहेंगे तो हमेशा ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे एक्सेलरेशन टाइम का? तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, यहां हम बोलेंगे टाइम, इसको हम बना देते हैं। हम बोलेंगे जब ये अपने मैक्सिमम पर होगा ना, तो एक्सेलरेशन बिल्कुल यहां नीचे होगी, ठीक। यानी ये इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस तरीके का बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बन रहा होगा कि ये अपने मैक्सिमम पर, फिर जीरो, फिर बी पर, फिर इस तरीके से। यानी डिस्प्लेसमेंट ये यहां था ना, ये जीरो पर आता था, यहां से बी पर जाता था, ये यहां से जाकर इधर जाएगा। 180 डिग्री का फर्क तो यही है ना, कि जब ये अपने बिल्कुल मैक्सिमम पर, देखो ना, अगर इसको अपोजिट बनाए तो बिल्कुल अपोजिट बनेगा एक दूसरे से। कुछ आ रही है क्या बात समझ में? जब अपोजिट बनाएंगे तो बिल्कुल अपोजिट बनेगा। हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज टू डिस्प्लेसमेंट, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज टू डिस्प्लेसमेंट। क्या आ रही है कुछ बात समझ में? देखो ना, अभी मैंने, अगर तुम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम पीछे जाकर देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और इसको कंपेयर करो, ये दूसरे बिल्कुल अपोजिट है। बना के दिखाएं दोनों को, ये देखो, इसको मिटा दे, कॉपी कर दिया, अगर कॉपी नहीं किया तो इसको पॉज करके कॉपी कर लो, मिटा दें। चलो, तो मैं कह रहा हूं, ये देखो, मैं कह रहा हूं जरा देखो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कैसा होगा। ये देखो, तुमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया था, कैसा बनाया था? ए यहां रखा, तुमने इस तरीके का ग्राफ बनाया, ऐसे ही। अब जो हम इसका बना रहे हैं, इसमें ए यहां पर, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ इस तरीके कि जब ये अपने जीरो पर, जब ये अपने एक्सेलरेशन अपने पीक पर, तो डिस्प्लेसमेंट अपने लोअर पीक पर। जब ये डिस्प्लेसमेंट अपने इधर पीक पर, तो एक्सेलरेशन अपने इधर पीक पर। दोनों एक दूसरे के कंप्लीटली अपोजिट चलेंगे। मतलब ये इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो इसको इधर खींचेगा, ये इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये इसको इधर खींचेगा। अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आती है? इसी ग्राफ को अगर मैं वेलोसिटी तीनों के लिए अगर मैं इसको बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा? इस मोशन के लिए मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। कैसे बनाएंगे? ये देखो, ये मैं पहले बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, इसको मैंने ऐसे बनाया था, यहां से ये बी था। वेलोसिटी को मैंने कैसे बनाया था? वेलोसिटी के लिए ए ये था, वेलोसिटी के लिए तो ए हमारे पास ये बना हुआ था ना, ऐसा ही है ना, कि यहां से जीरो से स्टार्ट होगा और कहां जाएगा, किस तरीके से ये ट्रेवल करेगा? ये ट्रेवल करेगा कुछ इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से जाएगा कुछ, वेलोसिटी कुछ इस तरीके से जा रही होगी। जबकि अगर मैं बात करूं किसकी? एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन के लिए ए यहां, तो एक्सेलरेशन कैसे ट्रेवल करेगा? एक्सेलरेशन कुछ ऐसे ट्रेवल, मतलब जब ये अपने बिल्कुल मैक्सिमम पर होगा ना, तो एक्सेलरेशन अपने बिल्कुल अपोजिट मैक्सिमम पर होगा। ये तीनों ग्राफ की इंडिकेशंस हैं किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए। दैट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के अंदर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहने वाला है,
और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के अंदर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रहने वाला है। ये थी एसएचएम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिससे हमने वेलोसिटी का कितना डिफरेंस रहेगा, वेलोसिटी कितना पीछे चलेगी, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में चलेगी और डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी। और मैंने आपको बताया जो प्रोजेक्शन की मोशन है वही हमारे स्प्रिंग की मोशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्किलेशंस लेक्चर 1। इंशाल्लाह इन अ वेरी नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे सिंपल पेंडुलम की मोशन को एसएचएम में, यानी हम साबित करेंगे कि सिंपल पेंडुलम की मोशन कैसी है, एसएचएम है। होपफुली आपको यहां तक समझ में आया होगा। कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।